हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती इंटरव्यू क्लास नंबर 7। कौन सी है? इंटरव्यू की क्लास नंबर 7 है दोस्तों। ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। साथ में दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात और बोलने वाला हूं कि आप लोग इस वीडियो को तो जरूर ही देखिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम और खास होने वाला है। क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों इस क्लास में आपको पिछली क्लास के एक दो क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों मैं उन क्वेश्चंस को इसलिए लेकर आया हूं ताकि दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आपको पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने इसके अलावा इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी जोड़े हैं। नए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो विद्यार्थियों के रिव्यू के माध्यम से लिए गए हैं, यानी कि जो अक्सर कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को तो आप देख के ही जाइएगा। साथ में आप लोगों के एक डाउट को और क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो उनको पता चलता है कि इंटरव्यू में उनसे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्या पूछ लिए गए हैं? हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि स्टूडेंट जिस तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं ना, उससे भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि वो ऐसा कोई जीके का या जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो उनकी मेंटेलिटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि उनसे सेल्फ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सेल्फ वाला पार्ट को आप अच्छी तरह से क्लियर करके जाइएगा और मेरी वीडियोज को आप रेगुलर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देते हैं और 5 से लेकर के 10 मिनट बैठते हैं और उनसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक या दो क्वेश्चन भी मैं आपको लेके आया हूं कि एक या दो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो अक्सर कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनसे इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। वो तो मेरे से बार बार ये भी बोल रहे कि हाँ सर वाकई में जो आपने हमको करवाया था उसी में से आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो हमारे 5% विद्यार्थी हैं जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने परसेंट? 5% जो विद्यार्थी है। तो साथ में आपको कहना चाहूंगा उन 5% विद्यार्थियों को भी मैंने रेडी किया है, यानी कि मैंने कंटेंट उन 5% विद्यार्थियों के लायक भी दिया है। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर पढ़ के जाना या फिर ना जाना, ठीक है ना। जब आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो दोस्तों आप उन 5% विद्यार्थी में तो होंगे, ये तो सीधी सी बात दिखाई दे रही है हमको। लेकिन साथियों इसी के साथ साथ एक कंडीशन और हो रही है स्टूडेंटों के साथ, वो हो रही है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, यानी कि किसी पंचायत समिति में तो इंटरव्यू ही नहीं लिया जा रहा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कंपैरिजन ना कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर कुछ नहीं हो रहा, आप बच्चों को डराओ मत, और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते हैं सर आपसे भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह की दोनों तीनों परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। हालांकि साथियों ये तीनों परिस्थितियों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों चयन की दो प्रक्रियाएं, कितनी प्रक्रिया चयन की दो प्रक्रियाएं दोस्तों। इन प्रक्रियाओं को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। इसलिए इस इंटरव्यू की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों हमारा पार्ट नंबर 7 रहने वाला। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 7 रहने वाला, ठीक है ना। देखिए साथियों इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आप उन 6 पार्टों को देखना चाहते हो, कौन से पार्ट? 6 जो इंटरव्यू के पार्ट मैंने आपको बनाए हैं, यदि आप उनको देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहां पर सेवा प्रेरक महात्मा गांधी के नाम से इंटरव्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर के सारे पार्ट देख लेना, ठीक है ना। और उस प्लेलिस्ट में मैं इस पार्ट को भी ऐड कर दूंगा। अदरवाइज दोस्तों इसके अलावा उन पार्टों की लिंक, यानी कि कुछ एक पार्टों की लिंक, 3-4 पार्टों की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके उनको देख लेना। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का एक डाउट और होता है कि सर हमारा इंटरव्यू मैसेज नहीं आया। तो साथियों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि इंटरव्यू मैसेज है ना साथियों, वो 99% आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी अपना जो रोल नंबर है या फिर अपना जो नाम है वो पहले चेक करके आ जाता है। एक विद्यार्थी ऐसा था जो अपना नाम 12 सितंबर को चेक करके आया था, यानी कि उसका इंटरव्यू 12 सितंबर को था, लेकिन उसने हमसे ये बोला था कि सर हमारे लिए तो एसएमएस ही नहीं आया। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको एसएमएस 12 सितंबर को जब आपका एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है तो आपको एसएमएस 6 सितंबर या 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर को आने वाला नहीं है। आपको एसएमएस 1 या 2 दिन पहले आने वाला, ठीक है ना। और 1 या 2 दिन पहले 99% लोगों को कॉल या मैसेज हो रहे हैं। यदि फिर भी आप लोगों को धैर्य नहीं तो आप अपनी पंचायत समिति में जाइए और वहां से दोस्तों अपना पूरा चेकलिस्ट देके आइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मैं आपको हर बार बताता हूं, ठीक है ना। अब चलिए साथियों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों ये तो मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता रखा है कि इंटरव्यू के 2 चरण होने वाले हैं, एक तो सेल्फ चरण, एक जॉब चरण, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये पूरा मैटर भी बता रखा है, तो अब इसको बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है। तो देखिए साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और हर विद्यार्थी से पूछा जा रहा है कि हमको महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में बताइए, ठीक है ना।
तो देखिए साथियों, आपको या तो महात्मा गांधी की आत्मकथा को थोड़ा सा रीड करके जाना चाहिए। मैं तो सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। यदि आप इसको नहीं पढ़ पाते हो, यानी कि अगर आप इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में आप क्या बोल सकते हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 1 से लेकर के 2 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको यदि 1 से लेकर के 2 मिनट बोले, यानी कि शॉर्ट रूप से यदि आपको आत्मकथा व्यक्त करनी है, तो दोस्तों आप इसका जवाब किस तरह से दे सकते हो, देख लीजिए। आपको बोलना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम तक का वर्णन किया है। इस कथा में उनका जन्म कहाँ हुआ और वो कैसे परिवार में रहते थे, उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ भुगती, यानी कि ये भक्ति नहीं है, ठीक है, भुगती है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, ऐसे सब कुछ का उसमें वर्णन है, या फिर ये सब कुछ उसमें वर्णित है। इसके अलावा इस आत्मकथा में उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर जोर दिया है। उनका मानना था कि सत्य एवं अहिंसा 2 ऐसे हथियार हैं जो असत्य के खिलाफ बड़ी आसानी से विजय हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं, या फिर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसका रिप्लाई देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। हम आपको यह जॉब क्यों दें? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन बन चुका है विद्यार्थियों से पूछे जाने वाला, ठीक है। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आप क्या जवाब दे सकते हो वो देख लीजिएगा। आपको इसके रिप्लाई में जवाब देना है कि सर मैं इस जगह, यानी कि इस वैकेंसी की योग्यता के अनुसार एक योग्य व्यक्ति हूँ, और इसके साथ साथ मैं हार्ड वर्कर व्यक्ति हूँ। यहाँ पर दा लिखा हुआ है, दा को थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया था, दा को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ ना उस पर आप नोटिस किया करो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पर रिटर्न वाले पे नोटिस कम किया करो, मैं जो बोलता हूँ उस पर नोटिस किया करो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी। तो मैं एक हार्ड वर्कर व्यक्ति हूँ और आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ, इसी के साथ साथ समय का पाबंद भी हूँ और एक ऑनेस्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, इसलिए सर ये जॉब मुझे दे देनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि वे ये पूछ करके ये देखना चाहते हैं कि आप में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से हम ये जॉब आपको दे दें, ठीक है ना। तो आपको बस इसमें गुण बताने, और जो गुण आपको बताने वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि शांति एवं अहिंसा विभाग, कौन सा विभाग? शांति एवं अहिंसा विभाग का उद्देश्य क्या है? तो इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है, इस विभाग, यहाँ पर विभाग लिखना चाह रहा था मैं, विभाग लिख दिया, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई है। तो आपको बोलना है, इस विभाग का उद्देश्य महात्मा गांधी जी के विचारों का समाज में प्रचार प्रसार करना है तथा शांति स्थापित करना है और अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देना है, ताकि समाज में शांति स्थापित की जा सके और समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। यह इस विभाग का उद्देश्य है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अहिंसा का मतलब क्या होता है गांधी जी के अनुसार, यानी कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या होती है? तो देखिए साथियों, गांधी जी के अनुसार क्या होती है? गांधी जी के अनुसार मन, कर्म और वाणी के द्वारा किसी को नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा होती है। यानी मन, कर्म, वाणी का कहने का मतलब है किसी को मन से गलत ना बोलना, किसी को अपने मुंह से गलत ना बोलना, मन में किसी की गलत छवि ना बनाना। तो इस तरह से वो अहिंसा के रूप में उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद वैसे तो यदि हम बात करें अहिंसा की, तो अहिंसा होती है किसी को तन से प्रताड़ित करना या फिर किसी को जो है दंड देना, वो हिंसा होती है। क्या होती है? हिंसा होती है। लेकिन गांधी जी के अनुसार, अगर गांधी जी की दृष्टि में देखें, तो हिंसा जो होती है वो मन, कर्म और वाणी को नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा होती है। और यदि हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको? मन, कर्म और वाणी को यदि हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वो क्या होती है? हिंसा होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग एक मेच्योर कैंडिडेट हो और आप लोग इसका उत्तर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, आप समाज में लोगों से किस तरह से डील करते हो, यानी कि जब आप समाज में जाते हो तो किस तरह से डील करते हो। तो आप देख लीजिए इसका उत्तर आपको किस तरह से देना है। ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन बन चुका है समाज के बारे में, ये क्वेश्चन हर कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका रिप्लाई आपको देना है, सर मैं जब किसी समाज के व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ या फिर पहली बार मुलाकात करता हूँ, ठीक है ना, तो 10 मिनट तक उससे मैं बातें करता हूँ। पहला स्टेप मेरा क्या होता है? पहला स्टेप होता है 10 मिनट तक मैं उससे बातें करता रहता हूँ, और 2 से लेकर 5 मिनट, क्या 2 से लेकर के 5 मिनट तक मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ। क्या करता हूँ? ऑब्जर्व करता हूँ, यानी कि उसके बारे में सोचता रहता हूँ। इसके बाद उसके नेचर को देखता हूँ और उसकी एक्टिविटी के अनुसार व्यवहार करता हूँ। व्यक्ति की अच्छी तरह से परख हो जाने के बाद ही मैं आगे की बात उसके समक्ष रखता हूँ। यानी कि जब व्यक्ति की अच्छी तरह से परख हो जाती है ना, तो उसी के बाद मैं आगे की बात उसके समक्ष रखता हूँ, ठीक है ना। तो इस लाइन को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर मेरे को लिखना कि सर मैं किसी समाज के जब किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से पहली बार मुलाकात करता हूँ। यहाँ पर मैं ये लिखना चाह रहा था जब किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना, क्या लिखना चाह रहा था? व्यक्तिगत रूप से पहली बार मुलाकात करता हूँ। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यदि आपको बीच समय में ही नौकरी से हटाना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, यानी कि आपका रिएक्शन क्या होगा यदि हम आपको बीच समय में, बीच चलते समय में नौकरी से हटा दें। तो देखिए साथ ही इसके रिप्लाई में आपको किस तरह से जवाब देना है, सर वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% इस जॉब के लिए दे दूं, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे दूं इस जॉब के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को ऐसा लगे या फिर अधिकारी को ऐसा लगे कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूं या फिर योग्य नहीं हूं,
तो मैं इस जॉब को छोड़ने के लिए मैं इस जॉब को छोड़ने में बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं करूंगा। मैं इस जॉब को, यहाँ पर लिखना है, मैं इस जॉब को सहजतापूर्वक छोड़ दूंगा। ठीक है ना, क्या कर दूंगा, सहजतापूर्वक छोड़ दूंगा। तो इस तरह से आपको इसको रिप्लाई देना है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि भविष्य में आपकी मासिक पे बढ़ा दी जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। यानी कि अचानक से आपकी सैलरी दोगुनी कर दी जाए भविष्य में, जैसे कि आपने 6 महीने तो काम कर लिया, लेकिन 6 महीने बाद आपकी मासिक पे को दोगुना कर दिया जाए तो आपका रिएक्शन कैसे होने वाला है, यानी कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। इसके रिप्लाई में आपको बोलना है कि सर यदि भविष्य में ऐसा हुआ, यानी कि मेरी सैलरी को दोगुना कर दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, तो मेरा रिएक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है। इसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। ठीक है ना। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको ऐसा बोलना चाहिए था कि सर मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं तो यही चाह रहा था, मैं तो इसीलिए जॉब कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको ऐसा जवाब नहीं देना है, आपको बोलना है क्यों नहीं होने वाला है, इसके पीछे रीजन भी बताना है। क्योंकि सर मैं ये जॉब अपनी मासिक पे के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आपने जॉब ली थी तो आपने इसकी सैलरी नहीं देखी थी, जो 4,500 रुपये महीने है ना, आपने ये सैलरी नहीं देखी थी, तो आप तो ये एक्सपीरियंस या अनुभव के लिए जॉब लेना चाहते थे। ठीक है ना, जैसा कि आपने इंटरव्यू में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना। तो इसके अनुसार यदि हम देखें तो मैं ये जॉब अपनी मासिक पे के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जॉब सिर्फ अनुभव लेने के लिए और सरकार से जुड़े रहने के लिए कर रहा हूँ। यदि इसके मासिक पे बढ़ने से मेरे ऊपर असर पड़ता तो तब पड़ता जब मैं ये जॉब सिर्फ सैलरी पाने के लिए करता। तो इस जॉब को मेरा सैलरी पाने के लिए करना कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि 4,500 रुपये की सैलरी से मेरा क्या होने वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको इस तरह का जवाब देना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका कॉमन क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आप अपनी बेस्ट स्किल के बारे में बताइए। यानी कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको सबसे अच्छी है, या फिर आपकी जो सबसे अच्छी स्किल है उसके बारे में बताइए। ठीक है ना। तो आपको बोलना है, सर मेरी बेस्ट स्किल सीखने की है, मुझे कहीं से भी और कभी भी और किसी से भी सीखना पसंद है, और इसके अलावा मुझे चीज़ें एक्सपीरियंस करना भी पसंद है। मैं हमेशा सीखता रहना चाहता हूं ताकि मुझे हर चीज़ का अनुभव मिल सके। और इसके अलावा साथ ही यदि आपकी कोई अतिरिक्त बेस्ट स्किल हो, जैसे कि टीचिंग की हो या फिर आर्ट की हो, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार तो यह जवाब आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आप इस समय क्या कर रहे हो। ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इसके रिप्लाई में क्या जवाब देना है, यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो ये बोलना कि सर मैं 12वीं पास किए वो हूँ। यदि आपने डिग्री की रखी है तो आपको बोलना कि सर मैंने 12वीं पास या फिर डिग्री की हुई है। ठीक है ना। और इसके आगे आपको क्या बोलना है, आगे बोलना सर मैं अभी एक जॉब की तलाश में हूं और मुझे शुरुआती दौर में एक ऐसी जॉब चाहिए या फिर ऐसी जॉब की आवश्यकता है इसके साथ साथ अनुभव ले सकूं ताकि मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सकूं, या फिर ऐसा समझ लीजिएगा ताकि मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने में अच्छी तरह से सक्षम हो जाऊं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आप कितने समय से खाली बैठे हुए। दोस्तों ये भी कॉमन क्वेश्चन बन चुका है, तो साथ ही इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है, सर मैं खाली तो नहीं बैठा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सर मैं खाली तो नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स बना रखे हैं जिनको धीरे धीरे अचीव करके एक बड़े गोल को अचीव करना ही मेरा लक्ष्य है। और उन गोल्सों में से एक जो सेवा प्रेरक बनना है ना, वही एक छोटा सा मेरा गोल है। ठीक है ना। यानी कि आपको ऐसा बोला, ये सारे जो छोटे छोटे गोल्स मैंने बना रखे हैं उनमें से एक छोटा सा गोल मेरा सेवा प्रेरक बनना भी है। इसमें भी मुझे अचीवमेंट चाहिए, यानी कि मैं इसमें भी अपनी अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता हूँ। ये मत बोल देना कि मेरा ये सपना था सेवा प्रेरक बनना, मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, मैं जीवन में सेवा प्रेरक बनना चाहता था, तो ऐसे रिप्लाई आपको नहीं देना है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी के कोई 3 संदेश बताइए। तो साथ ही इसके रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना वो देख लीजिए। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी का पहला संदेश है, जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं गांधी जी का दूसरा संदेश है, सादा जीवन उच्च विचार यह गांधी जी का तीसरा संदेश है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों गांधी जी का आदर्श वाक्य सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस जॉब के लिए अयोग्य व्यक्ति हो, यानी कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसके लायक नहीं हो, क्या आपको नहीं लगता ऐसा। तो इसके रिप्लाई में आपको जवाब क्या देना साथियों, नहीं सर मुझे नहीं लगता कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं, क्योंकि सर जब मैंने इस जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा था तो मैंने उसमें योग्यता को सबसे पहले देखा था, और सर मैं इस जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी योग्यता रखता हूं, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए एक योग्य व्यक्ति हूं और इस जॉब की योग्यता को पूरी करता हूं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दोस्तों इसका रिप्लाई देना। ठीक है। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन रह सकता है इसमें, आप अपने जीवन में किससे प्रेरित हैं। तो दोस्तों इसका रिप्लाई में आपको क्या जवाब देना है, सर मैं अपने जीवन में 2 लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूं। उनमें से पहले नंबर पर आते हैं मेरे पिताजी, जिनसे मैंने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करना सीखा है, और दूसरे नंबर पर आते हैं मेरी माताजी, जिनसे मैंने जीवन के प्रेम की सच्ची परिभाषा सीखी है। क्या सीखी है, जीवन के प्रेम की सच्ची परिभाषा सीखी है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था। तो चंपारण का और खेड़ा का आंदोलन गांधी जी का भारत का सबसे पहला आंदोलन था।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत करने के लिए कहाँ गए और कब गए? तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका वकालत करने गए थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी महात्मा जी की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को किसने दी थी महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला है आपका, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और इस आत्मकथा को आप गूगल पे पढ़ के जाना थोड़ा सा। यदि आप गूगल पे पढ़ के नहीं जाते तो जो इसका रिप्लाई मैंने आपको दिया है, यानी कि आपसे वो बोले कि 1 से लेकर के 2 मिनट में इसका रिप्लाई दीजिए या फिर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो दोस्तों आपको उसी रिप्लाई को देना जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यदि वो आपसे बोले कि थोड़ा सा डिटेल हमको बताइए गांधी जी की आत्मकथा के बारे में, तो साथियों आपको बता देना कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन से संघर्ष किए, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम के उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, महंगाई राहत कैंप के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों इसमें आपको रिप्लाई देना है, राजस्थान में महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए महंगाई राहत कैंप चलाया गया है। इन कैंपों के जरिए राजस्थान के लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर से लेकर के 100 रुपये यानी कि 100 रुपये यूनिट मुफ्त बिजली और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बांटने की इसमें योजना लगाई गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका रिप्लाई दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि आप एक दिन के सीएम बना दिया जाए तो क्या करोगे, या फिर पीएम बना दिया जाए तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसका रिप्लाई में आपको जवाब देना है, यदि मैं एक दिन का सीएम बन गया तो सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, पानी का उचित प्रबंधन करूंगा, उद्योगों को बढ़ावा दूंगा, विद्यालय की स्थितियों में सुधार लाने की कोशिश करूंगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करूंगा, ठीक है ना। ये मेरे इसमें काम रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको आगे और भी बोलना है, वैसे मैं ये सारे काम एक ही दिन में करने की कोशिश करूंगा। यदि ये काम हो जाते हैं यानी एक ही दिन में हो जाते हैं तो नए विकास के लिए कुछ नए कदम उठाने की भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी के 3 आंदोलनों के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको इसके रिप्लाई में जवाब देना है, चंपारण और खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन मैंने आपको पहले बता दिया था। राजस्थान की 5 किसान योजना के बारे में बताइए। तो दोस्तों आप राजस्थान की 5 किसान योजना के बारे में बता देना, राजस्थान की कौन कौन सी 5 किसान योजना है, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन थे वही करवाने वाला था। दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा, वो आपको शाम तक या फिर कल सुबह तक मिल जाएगा। मैंने आपको पहले बोल रखा है कि 2 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक जब तक आपके इंटरव्यू नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कंटिन्यू वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों आपका चयन 2 प्रकार से कैसे होता है, यानी कि 2 प्रकार से किस तरह से चयन किया जा रहा है वो भी मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।